नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि क्लास से प्ले लिस्ट में अपडेट हैं सारी, आप शुरू से क्लासेस देखिए तो ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी आप लोगों के कहने पर ही, तो वो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 6 टेस्ट पेपर 5 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में जो श्रृंखला है वो 50 प्रश्नों की रहेगी, 50 प्रश्न पत्रों की रहेगी और 50 जो टेस्ट पेपर आपके रहेंगे, इसमें प्रति टेस्ट पेपर में 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे समग्र पाठ्यक्रम से। इसी के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी पेड है, यानी कि इसमें जो आपको चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के हिसाब से, यानी कि आपको 500 रुपये टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज का पे करना पड़ेगा। और ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षाओं से पहले पूर्ण करा दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, या क्लास के बाद में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप उस पर कॉल करके बात करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। ऐसे प्रश्न आपको ना तो किसी प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और ना ही कहीं अन्यत्र मिलेंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो नवीन हैं, खुद बनाए जा रहे हैं प्रामाणिक पुस्तकों से। और जब आप कभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें जब आप किसी प्रश्न का उत्तर मांगते हैं तो आपको प्रूफ भी दिया जाता है। ठीक है, तो और यही था। जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा, समय है अभी आपके पास, ज़्यादा टेस्ट नहीं निकले हैं। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहा है दिए नहीं है, आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। हो सकता है एक आधी संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन अभी 2 ही चल रही है। और बात कर ले आपके फीडबैक की, आपका फीडबैक उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना फीडबैक बढ़ाइए, क्लासों को शेयर करते रहिए, ताकि हो सकता है किसी का उद्धार आपके हाथों से हो जाए। चलिए, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए क्लास के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लासें हमें थोड़ा सा तीव्र गति से हम चला रहे हैं। इस समय एक ही क्लास दी जा रही है क्योंकि आपका फीडबैक अभी कम मिल रहा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके छायावादी कवि, क्योंकि इससे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी को देख चुके हैं 3 क्लासों में। आज हम देखेंगे जो आपके अगले रचनाकार हैं, अगले जो आपके कवि हैं छायावादी कवि, तो उसमें हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बहुत ज़्यादा विरोध इन्होंने झेले थे अपने समय में, लेकिन जितने विरोध इन्होंने झेले थे उतने ही ये आगे जाके निखरे थे, जैसे कि बाबा नागार्जुन जी भी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं निराला जी की, समय नहीं लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा हम आपको बताएं। पहली बात तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कई बार क्या होता है कि आपसे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेगा कि निराला का पूरा नाम क्या है, इस तरह से प्रश्न आपको नहीं बनेगा, या निराला किसका उपनाम है, ऐसा भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये सब 2000 से पहले की परीक्षाओं में रहा हो तो रहा हो, लेकिन अब ये प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ पे आपसे साक्षात्कार में ये प्रश्न बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला क्यों कहा गया है। तो इस प्रश्न की हम आपको संतुष्टि कर दें। जो मतवाला पत्र था जो ये निकालते थे, मतवाला पत्र में ही इन्होंने जब लेख लिखे थे तो उसमें इन्होंने अपना उपनाम निराला रखा था। और चूँकि हंसमुख थे, फक्कड़ के भी प्रवृत्ति के भी थे, तब इसीलिए इन्होंने वहाँ पे निराला रखा है। सिर्फ मतवाला पत्रिका के माध्यम से ही इनका नाम निराला पड़ा है, अन्यत्र कोई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जन्म की। तो जन्म हुआ है 1897, 96 भी मिलेगा और भी मिल सकता है, लेकिन 1897 महिषादल इलाहाबाद के पास है, वहाँ हुआ था, गढ़गोला। निधन 1962।
पिता की बात करें तो राम सहाय त्रिपाठी थे, माता की बात करें तो रुक्मणी देवी थी, पत्नी की यदि बात करें तो मनोहरा देवी थी, और यहीं पर आप नोट कर लीजिए यदि पुत्री की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सरोज इनकी पुत्री थी, जिस पर इन्होंने विरह शोक गीत भी लिखा है, शोक गीत, और जो हमें नहीं लगता कि उससे अभी तक कहानियाँ भी लिखी गई हैं। देखिए यहाँ से प्रश्नों की उपज हो जाती है। आप खोजिएगा कि यहाँ पे तो निराला जी ने, देखिए पिता के विछोह में या बाकी में तो बहुत कविताएं लिखी गई हैं। आप खोजिएगा कि जैसे निराला जी ने अपनी पुत्री के विछोह में, यानी कि जब वो उनका निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन होता है, असमय निधन होता है, जब एक आयु पूर्ण कर हो जाती है 60-70 वर्ष की जब आयु पूर्ण हो जाती है, उसके बाद यदि किसी का निधन होता है तो इतना दुख व्यक्ति को नहीं होता जितना जब एक युवा थी, वो एक कहें तो जो सरोज थी उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो असमय मृत्यु होती है। और किस तरह निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी है, पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाते हैं। तो ये तो इन्होंने विरह गीत लिखा है, अपनी पुत्री के वियोग में शोक गीत लिखा है निराला ने। आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के वियोग में कहानी लिखी हैं, और एक नहीं 2 कहानी लिखी हैं, और बहुत अच्छे कथाकार हैं। और इतना भी हिंट दे देती हूँ, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार और जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो प्रतिवर्ष 22 भाषाओं में किसी एक भाषा को दिया जाता है, वो कथाकार वो पुरस्कार भी, वो सम्मान भी अपने साहित्य को दिला चुके हैं। मात्र एक ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी उनका बचा हुआ है। साहित्य उनका समृद्ध है। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन साहित्यकार हो सकते हैं। आगे की कभी क्लास में हम बता देंगे, या कहानियाँ जब हम पढ़ाएंगे तब हम पक्का बताएंगे कि हाँ ये कहानीकार है। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारी क्लासों को रिदम से देखिए, ठीक है। तो इसी में इनकी पत्नी का नाम रुक्मणी, वो क्या कहते हैं आपकी मनोहरा देवी था, पुत्री का नाम सरोज था, माता का रुक्मणी, पिता राम सहाय त्रिपाठी, क्षमा कीजिएगा। बचपन के नाम की बात करें तो सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के पथ प्रदर्शक क्रांतिकारी, एक युग प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने निराला है, और निराला को गोरखनाथ भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न नवीन बन सकता है, ठीक है। आगे रचनाओं की बात कर लेते हैं। अनामिका का प्रथम जो संस्करण आया है वो आपका 1923 में आया है। दूसरा है परिमल 1930 में। परिमल में इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मतलब मनुष्य की मुक्ति होती है, उसी तरह छंदों की भी मुक्ति होती है। छंदों को इन्होंने बंधन से मुक्त किया है, यानी कि मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। परिमल 1930 में है, गीतिका 1936 में है। अनामिका का जो द्वितीय संस्करण हुआ था, ये प्रथम संस्करण था, द्वितीय हुआ है 1938 में। तुलसीदास इनकी बहुत चर्चित है, सारी रचनाएं इनकी कोई छोड़नी नहीं है। तुलसीदास 1938 की है। कुकुरमुत्ता 1942 की है। अणिमा 1943 का काव्य संग्रह है इनका। बेला 1946 का काव्य संग्रह है। नए पत्ते भी 1946 का है। अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 का इनका काव्य संग्रह है। बात कर लें सांध्या काकली, तो सांध्या कांकली ये 1969 का है, और ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। बात कर लें निराला ने पहली कविता जूही की कली को माना है। इन्होंने 1916 की जो इनकी रचना है जूही की कली, सुमित्रा नंदन उनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो ये निराला जी ने अपनी पहली जो कविता माना है वो जूही की कली को माना है। जूही की कली भी विवादास्पद रही है, बता दें आपको, क्योंकि ये सबसे पहले प्रकाशित होने के लिए निराला जी ने सरस्वती पत्रिका में दी थी। वहाँ पे आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस समय संपादक थे, उन्होंने इस पे अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इस मतलब कविता को इनकी वापस कर दिया था। सरस्वती से वापस होने वाली पत्रिका की यदि बात करें तो जूही की कली थी। किस कवि ने अपनी कोई भी कविता सरस्वती पत्रिका में नहीं दी थी उस युग में रहते हुए, तो आप बताइएगा कमेंट करके किसने, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। बात कर ले रामविलास शर्मा ने निराला जी की जो पहली कविता माना है वो माना है भारत वंदना 1920 की।
इसी के साथ में जूही की कली 1916 की जो ये रचना है, इसमें जो जूही है वो नारी का प्रतीक है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कठिन बनेगा तो। और जो पवन है जूही की कली में, जो पवन है वो पुरुष का प्रतीक है। बात कर लें निराला के भक्ति भावपूर्ण जो गीत हैं वो किस काव्य संकलन में है, तो अणिमा काव्य संकलन में संकलित है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, टेस्ट सीरीज का उद्देश्य बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि आप टेस्ट पेपर दे के आप समझ जाएंगे कि कहाँ कैसे क्या प्रतिक्रियाएं हैं। और आप किसी भी राज्य के पेपर देने वाले हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप परीक्षाओं का पैटर्न आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो भी टेस्ट पेपर, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको पता है कि प्रश्न 125, बाकी में कम से कम 500 से दुगने प्रश्न हो जाते हैं उसमें उनके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निराला की रचना तुलसीदास। तुलसीदास जो इनका रचना है, इसमें बात करें 101 छंदों में रचित 101 छंदों में रचित कविता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब जो बच्चे रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ रहे होंगे वो ये ना कहिएगा कि मैम ये 100 छंद दे रखे हैं, वो भी प्रिंट भी कभी कभी हो जाता है। इसे जागरण कविता भी कहते हैं, इसे जागरण कविता भी कहते हैं। इसी के साथ में है, यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है। क्या है ना कि देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो मुख्य था वो उन्होंने लिख कर भेजा था। अब आगे पब्लिकेशन प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो अब इसमें वो क्या कर सकते हैं। हर कोई कहता है कि उन पुस्तकों में त्रुटियां हैं। देखिए त्रुटियां लेखक कभी नहीं करता है, जो भी त्रुटियां होती हैं वो प्रकाशन के माध्यम से हो जाती हैं। पब्लिश में जब चीज़ें जाती हैं तो थोड़ा सा कंप्यूटर एरर भी रहता है, वो अपने आप से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लेने का प्रयास करता है, तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। ठीक है, सरोज स्मृति की बात कर रहे हैं आगे। यह कवि ने अपनी पुत्री के निधन पर लिखी थी। यह शोक गीत, सीधा लिखिए कम लाइनों में, यह शोक गीत कवि ने अपनी पुत्री का नाम आपको पता है सरोज है, तो अपनी पुत्री के वियोग में लिखी, अपनी पुत्री के असमय निधन पर, असमय निधन पर लिखी थी। ठीक है, और माना जाए तो ये विश्व का ही इसको सर्वश्रेष्ठ शोक गीत आप कह सकते हैं। बात कर लेते हैं राम की शक्ति पूजा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने शक्ति काव्य भी कहा है छायावाद को, और शक्ति काव्य कहने की जो उनकी प्रवृत्ति थी वो राम की शक्ति पूजा काव्य था। ठीक है, 1936 का है राम की शक्ति पूजा, 1936 ईस्वी का है, इसको आप भूलिएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1936 ईस्वी का है। यह है इस पर बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है, यानी कि उससे प्रभावित है कहीं ना कहीं ये रचना। शक्ति छंद में रचित, शक्ति छंद में रचित प्रबंधात्मक लंबी कविता है। में रचित प्रबंधात्मक लंबी कविता है। कौन सी? राम की शक्ति पूजा। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की एक विशेषता थी कि वो सुबह उठ के इसको जरूर पढ़ते थे, बहुत बल देती है। कवि ने निराशा के बीच इस काव्य में, निराला ने निराशा के बीच, राम जब निराश हो जाते हैं बिल्कुल, तो निराशा के बीच आशा का संचार किया है, आशा का संकेत दिया है या संचार किया है। बहुत महत्वपूर्ण है अपने में
राम की शक्ति पूजा। आगे बात कर लेते हैं कुकुरमुत्ता। साथ के साथ आप नोट करके चलिए क्योंकि थोड़ा तेजी से चलना है। यह भी प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। इसमें कवि का आक्रोश रूप दृष्टिगत होता है। इसमें कवि का फक्कड़ प्रवृत्ति के थे, आक्रोशवादी थे, तो आक्रोश रूप दृष्टिगत होता है। महादेवी इनको भाई मानती थी, ये महादेवी को अपनी बहन मानते थे। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जो गुलाब है आपका कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, कुकुरमुत्ता जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, शोषित वर्ग का प्रतीक। और इसी के साथ में बात करें, गुलाब जो है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। गुलाब जो है वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं प्रभाकर माचवे की। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता, इस रचना को सीधा लिख लीजिए, इस रचना को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु माना है। आगे बात कर लेते हैं बादल राग की। बादल राग की यदि बात करें तो 6 खंडों में रचित प्रतीकात्मक खंड काव्य है। प्रतीकात्मक खंड काव्य है। और इसमें कहीं ना कहीं और जो ये बादल है, बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। आप अपने से नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गीति काव्य में। गीति का काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी थी? तो प्रसाद जी ने। भूमिका प्रसाद जी ने लिखी थी। देखिए, जो आपको पुस्तकों से नहीं मिलेंगे वहाँ से यूनिक तथ्य लेके आते हैं, तो थोड़ा सा आप भी प्रयास किया कीजिए सपोर्ट करने का। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी थी। इस समय के कवियों ने कुछ गजलें भी लिखी थी, प्रसाद जी ने भी लिखी थी। कुछ गजलें भी लिखी थी, और वो किसमें संकलित हैं? जिनका संकलन जो है वो लिखी थी जो बेला में संकलित हैं। जो बेला में संकलित हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो दलितों की पीड़ा थी वो इन्होंने नए पत्ते में सृजन किया है उसका। अब अन्य काव्य में बात कर लेते हैं। अन्य काव्य यानी कि जो कविताएं थी इनकी। सम्राट एडवर्ड के प्रति, नोट करते रहिएगा, सम्राट एडवर्ड के प्रति। इसी के साथ में है प्रेयसी, इसी के साथ में है रेखा, इसी के साथ में है तोड़ती पत्थर, इसी के साथ में है आपकी सच है, अधिवास। तोड़ती पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवास के बाद में है जूही की कली आपकी हो गई है, बादल राग हो गई है, विधवा है, विधवा के बाद भिक्षुक है, और भिक्षुक के बाद में संध्या सुंदरी है, पंचवटी प्रसंग है। पंचवटी किसकी है कमेंट कर दीजिएगा। पंचवटी प्रसंग है। अध्यात्म फल है, इसी के साथ में माया है,
माया के साथ में जलद है, जलद के बाद में तुम और मैं हैं, तुम और मैं। इसी के बाद में है सच्चा प्यार, आजकल है ही नहीं। आगे है लज्जित, इसी के साथ में है गर्म पकौड़ी। बरसात का मौसम है, सोचिएगा नहीं, बनवाइएगा। प्रेम संगीत, प्रेम संगीत नीचे ना दिखाई दे तो वो इस पे ध्यान देके आप नोट कर लीजिएगा। प्रेम संगीत। रानी और कानी, रानी और कानी के बाद में है खजराहो, खजोहरा। खजोहरा के बाद में है आपका खेल, और खेल के बाद में है स्फटिक शिला, स्फटिक शिला। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तुलसीदास 101 छंदों में रचित है, इसे जागरण कविता भी कहा गया है और ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है। सरोज स्मृति की बात करें, यह शोक गीत है, ये आप सभी जानते हैं, शोक गीत है। और ये इन्होंने अपनी पुत्री के असमय निधन पर लिखा था और विश्व का भी पहला शोक गीत इसको मान सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में आपको पता है कि राम हताश हो जाते हैं तो जाम्बवंत के द्वारा उनको क्या कहते हैं, प्रेरणा दी जाती है। जाम्बवंत उनको एक तरीके से सकारात्मकता का उनमें संचार करते हैं एकदम से, क्योंकि अंतिम समय होता है तो राम बिल्कुल एकदम से हताश होकर, निराश होकर बैठ जाते हैं कि अब मेरे बस की नहीं है। जैसा कि हमारे साथ होता है, हम जब 2, 3, 4 परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद या तो ये परीक्षा हमारे लिए बनी ही नहीं है, या हम इस परीक्षा के लिए नहीं है, या हम इस नौकरी को लेने के योग्य ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, योग्यताएं आप में हैं। आप जब इतना करके आगे आए हो तो योग्यता आप में है, तो आप अपनी योग्यता को एक बार फिर से निखारने का प्रयास कीजिए। और जो भी लोग हैं, देखिए अभी तो हम राम की शक्ति पूजा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो 3, 4, 5, 6 किताबें तो ऐसी हैं जो मैं पक्का आपको पढ़ाऊंगी, बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, तो लेकिन ये राम की शक्ति पूजा में तो जामवंत राम को बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, और उसके बाद में कहते हैं, तो बाद में शक्ति काव्य जिसलिए कहा गया है, तो दुर्गा की आराधना करते हैं और उसी में 101 कमल रखते हैं, श्वेत कमल, तो नील कमल जो होते हैं, तो उसके बाद में जब कमल रखते हैं पूजा के लिए और जैसे ही मंत्रोच्चारण करते हैं उसके बाद एक कमल का पुष्प अर्पित करते हैं। लास्ट में क्या होता है कि दुर्गा भी आ जाती हैं, उनसे अपना शक्ति आ जाती हैं, वो ये देखने के लिए कि आप क्या ये भक्त मेरा प्रिय है। तब उनको बाद में जब अंतिम में वो टटोलते हैं, जो पुष्पों की थाली थी उसमें देखते हैं तो अंतिम पुष्प नहीं होता है, तो उनको ध्यान आता है कि क्या कहते हैं, राजीव नयन, यानी कि कमल के समान नयन मेरी माँ मुझे कहती थी। तो वो तीर उठाते हैं अपना एक नेत्र अर्पित करने के लिए, तो उस समय फिर वो आके प्रकट हो जाती हैं, तो उसी के बाद में फिर शक्ति इनके पक्ष में आती है। तो इसलिए इसे राम की शक्ति पूजा कहा गया है। और इसकी बात करें तो इस पर बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है, ये प्रश्न बन चुका है। शक्ति छंद में रचित है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है। इस काव्य में निराला ने निराशा के बीच आशा का संकेत किया है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा नवीन में। बात कर लें कुकुरमुत्ता की, तो यह भी प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें कवि का आक्रोश रूप दिखाई दिया है क्योंकि इन्होंने शोषक शोषितों का इसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया है। कुकुरमुत्ता इसमें शोषित वर्ग का प्रतीक है, गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक है। प्रभाकर माचवे ने इस रचना को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु माना है। बादल राग की बात करें तो ये 6 खंडों में रचित प्रतीकात्मक खंड काव्य है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी थी, तो प्रसाद जी ने इस काव्य संग्रह की भूमिका लिखी थी। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी जिनका संकलन बेला में किया गया है। अन्य में देख लेते हैं सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, अध्यात्म फल, माया, जलद, तुम और मैं, सच्चा प्यार, लज्जित, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, रानी और कानी, और खजोहरा, खेल, स्फटिक शिला, ये इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
थोड़ा तेज़ी के साथ में इनका बाकी का काव्य जो साहित्य है वो भी यहीं पे देख लेते हैं। चलिए, बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह की बात करें निराला जी के, तो कहानी संग्रह में यदि आप बात करेंगे तो पहले नंबर पे है लिली। लिली 1933 की रचना है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सखी 1935 ईस्वी। सखी 1935 ईस्वी, और इसका जो प्रकाशन हुआ है दोबारा से, तो क्या कहते हैं, चतुरी चमार नाम से। चतुरी चमार नाम से, यहीं पे लिख लीजिए, नाम से इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। प्रश्न बन सकता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा भी, ठीक है। और जब ये चतुरी चमार जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ नाम से, तो इसमें जो पहली कहानी थी वो भी चतुरी चमार ही रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं शकुल की बीबी। तीसरे नंबर पे है शुकुल भी होता है, शुकुल की बीबी। ये है आपकी 1941 की। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो देवी 1948 की। देवी 1948 ईस्वी की इनकी रचना है। आगे बात कर लेते हैं उपन्यास में। कहानी में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। अन्य में श्याम, राजा साहब, ये भी इनकी कहानी है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। राजा साहब को ठेंगा दिखाया। राजा साहब को ठेंगा दिखाया, ठीक है। आगे उपन्यासों में बात कर लेते हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है। अप्सरा। अप्सरा की बात करें तो 1931 का है। दूसरे नंबर पे बात करें अलका 1933। अलका 1933। तीसरे नंबर पे बात करें अप्सरा अलका निरूपमा 1936। अप्सरा अलका निरूपमा प्रभावती, तीसरा फोर्थ प्रभावती, ये भी 1936 का है। पांचवें नंबर पे बात करें तो चमेली 1941। चमेली 1941 का है और ये भी अपूर्ण मिलता है। छठे नंबर पे यदि बात करें चोटी की पकड़। चोटी की पकड़, ये भी आपका 1944 ईस्वी का है। बंगाल के जमींदारों का इसमें वर्णन है। सातवें नंबर पे बात करें तो काले कारनामे। काले कारनामे, इसका भी जो समय है 1950 है और ये भी अपूर्ण है इनका। इंदुलेखा भी अपूर्ण है। इंदुलेखा 8वें नंबर पे जो इनका है ये भी अपूर्ण है, ठीक है। बात कर लेते हैं अप्सरा की, तो ये 1931 में था, आपका वैश्य समाज पर था। बात कर लेते हैं कुल्ली भाट। कथात्मक रेखा चित्रों में, ये रेखा चित्र में आता है इनका, रेखा चित्र में। तो पहला है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट की यदि बात करें तो 1939 ईस्वी है समय। दूसरे में बात करें तो बिल्ले सुर बकरीहा। बिल्ले सुर बकरीहा, और ये जो है 1941 का है और इसमें अवध की जो ग्रामीण जीवन है उसका वर्णन इन्होंने किया है। आगे बात कर लेते हैं निबंध संग्रह में। निबंध संग्रह में बात करें तो पहले नंबर पे है प्रबंध पद्म। प्रबंध पद्म की यदि बात करें तो इसका समय है 1934 ईस्वी। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रबंध प्रतिमा।
प्रबंध प्रतिमा की यदि बात करें तो 1940 ईस्वी है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो चाबुक है, चाबुक का जो समय है 1951 ईस्वी है। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो चयन है, चयन का समय 1957 ईस्वी है। पाँचवें नंबर पे यदि बात करें तो संग्रह है 1936, संग्रह 1963 ईस्वी का है। आगे इन्होंने एक समीक्षा भी लिखी थी, समीक्षा में देखेंगे आप रविंद्र कविता कानन, महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, 1928 ईस्वी की है। और दूसरे नंबर पे है पंत और पल्लव। पंत और पल्लव की विशेषता ये है कि इसमें इन्होंने पंत की जो भाषाई संबंधी अशुद्धियां थी, त्रुटियां थी, उनको इसमें इन्होंने चित्रित किया है। ठीक है, पत्रों की बात कर लें, पत्र संकलन जो इन्होंने किया था। देखिए हर किसी की भूमिका सब तैयार है, लेकिन समय इतना नहीं है कि आपको पूरा कराएं। इस समय जितना आपका परीक्षा उपयोगी है आप उतना ही नोट कीजिए। समन्वय, दूसरा है मतवाला, मतवाला के बाद में सुधा, और एक इनका पत्र भी इनका समझ आता था बाद में, रंगीला का भी इन्होंने संपादन किया था, प्रूफ रीडिंग वगैरह ये सब करते थे। आगे बात कर लें निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। आप इतना लिखिए पहले, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं। चलिए कहानी संग्रह में बात करें तो कहानी संग्रह निराला ने साहित्य भी अच्छा लिखा है। कहानी संग्रह में लिली है 1933 की, सखी है 1935 की, और जो ये सखी कहानी संग्रह है इसी का प्रकाशन चतुरी चमार नाम से निराला जी ने 1945 ईस्वी में कराया था। और इस कहानी संग्रह की जो पहली कहानी है वो चतुरी चमार है। शकुल की बीबी 1941 की है, देवी 1948 ईस्वी की है। श्याम राजा साहब को ठेंगा दिखाया, ये इनकी दो कहानियां भी जो चर्चित हैं या प्रश्न बन सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे लेके आए हैं। उपन्यास की बात करें तो अप्सरा है 1931 का, अलका है 1933 का। अप्सरा की यदि बात करें तो आपका जो अप्सरा है ये वेश्या समाज पर मतलब लिखा गया है। इसमें जो नायक की बात करें तो कनक है, वो राजकुमार है, और नायिका की यदि बात करें तो आपका कनक है अप्सरा में। ठीक है, इसी के बाद में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है इनके सारे ही। दूसरे नंबर पे आती है आपकी अलका। अलका में जो नायक है वो विजय है, और जो नायक है वो अजीत है, जो नायिका है वो विजय है। यानी कि अजीत और विजय, इन दोनों के माध्यम से निराला जी ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार इसमें करवाया है। क्योंकि जिस समय ये उपन्यास लिखे गए हैं, आप देख रहे हैं कि 1933 यानी कि 1930 से 33 के बीच का ये पूर्ण होकर आया है, तो समय भी लगता है लिखने में। वो तो हम लोग तो प्रकाशन की तिथि अंकित हम लोग देखते हैं ना, तो इसमें इन्होंने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार इसमें किया है, किसके माध्यम से, अजित और आपके विजय के माध्यम से। बात कर लेते हैं प्रभावती की, निरूपमा की। तो निरूपमा जो है ये जो बेकारी या जो हम कहें बेकारी की समस्या या बेरोजगारी की जो समस्या होती है उस पर आधारित है। प्रभावती की बात करें यदि अपन, प्रभावती 1936 का है, तो इसमें यदि बात करें तो ये एक इनका ऐतिहासिक रोमांचपरक उपन्यास है। चमेली की बात करें तो ये भी अपूर्ण है, 8 पृष्ठ इसके लिख पाए थे आपके निराला जी। चोटी की पकड़, ये बंगाल के जमींदारों पर लिखा गया है कि वहाँ के जो जमींदार होते हैं वो कैसे शोषण करते हैं, शोषित मतलब जनता को किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, ये सब था। इसके बाद में बात करें काले कारनामे की, तो ये भी अपूर्ण है इनका। और इंदुलेखा, ये भी इनका अपूर्ण है, और इसके मात्र इन्होंने 4 ही पेज लिखे थे, 4 पृष्ठ ही लिखे थे। जबकि आपके जो रामचंद्र तिवारी जी हैं उनका कहना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का कहना ये भी है कि जो चमेली उपन्यास है, अगर ये पूर्ण हो गया होता तो शायद ये एक गाथात्मक उपन्यास होता, बहुत अच्छा उपन्यास होता, जैसे कि हम गोदान को देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात कर ले
तो रेखा चित्रों में कुल्ली भाट है 1939 की, बिल्लेशुर बकरिया। ठीक है। बाद में बात करें आपके निबंध संग्रह में तो प्रबंध पद्म है 1934 का, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1951 का है, चयन देखिए आपका भी चयन होना है तो आप चयन को ध्यान रखिएगा 1957, संग्रह 1963 का है। रविंद्र कविता कानन इन्होंने समीक्षात्मक लेख लिखा है 1928 में, ये समीक्षा है। पंत और पल्लव 1949 का है, इसमें इन्होंने पंत की जो अशुद्धियाँ जैसी समस्याएं थी उनको इसमें चित्रित किया है। पत्र संकलन में समन्वय, मतवाला, सुधा और रंगेला इन चारों का संपादन निराला जी ने किया है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार यदि हम बात करें तो रामविलास शर्मा जी हैं और 4 लाइनें बची हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। देखिए जितना हो रहा है उतना हम करा रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से लगे रहिए। आप क्लास का फीडबैक दीजिए, तब आपको हो सकता है कि क्लासें 2 भी मिल जाएं। निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। बहुत ज़्यादा कथन यहाँ नहीं लिखवाएंगे, सब PDF में देंगे। निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे, आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। ये कहा है द्वारिका प्रसाद सक्सेना, द्वारिका प्रसाद सक्सेना। आप ये ना कहिएगा मैम द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, लेकिन इनके नाम में द्वारिका ही है। निराला में बहुवस्तु स्पर्थिनी, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा थी, और ये कथन कहा है आपके शुक्ल जी ने। इसी के साथ में बात कर लें, निराला शताब्दी के कवि हैं। निराला शताब्दी के कवि हैं और ये कहा है आपका नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है। निराला को अज्ञेय ने हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि कहा है। ठीक है। तो निराला ये है, निराला को ओज एवं औदार्य का कवि। देखिए होता क्या है ना, औदार्य का कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। एक एक शब्द हम आपको बोर्ड पे लिखाएं, लेकिन समय का अभाव है, आप भी कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं। एक कथन और याद आया है, आप उसको भी नोट कीजिएगा साथ के साथ। कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है। और ये जो कहा है दूधनाथ सिंह, बहुत अच्छे समीक्षक थे ये भी, तो कहा है दूधनाथ सिंह ने। ठीक है। इसी के साथ में कथनों में बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए कुछ शेष बचता नहीं है, और ये थी आपके निराला जी की पूरी क्लास। जितना परीक्षोपयोगी था
देखिए अच्छा शिक्षक वही होता है जो गागर में सागर भर दे। लेकिन उसके बाद भी देखो, जहाँ पे हमने किसी रचना का क्षेत्र विशेष बताया है, आप वीडियो को रोकिएगा, आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा एक एक उपन्यास का यदि यहाँ पे लिखवाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, ठीक है। और हमें थोड़ा तेज़ी से आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये थी आपकी जो निराला का संपूर्ण का जो रचना थी, जो उनका पूरा साहित्य था, समग्र हम लेके आ गए हैं। तो ये निराला आपके कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम देखेंगे महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत को। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम किसको लेके आने वाले हैं। उनको भी समग्र रूप से हम एक ही साथ देखेंगे। प्रयास यही करेंगे कि एक ही क्लास में हम फिनिश कर लें। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी, वो कॉल करेंगे 9568802463 पर, ठीक है। इसी के साथ में या तो फिर इंक्वायरी नंबर है, आप इसी पे कॉल कीजिएगा। आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, जिसमें 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। 50 टेस्ट पेपर का अगर आप देखेंगे तो आपके 6250 प्रश्न हैं कुल, ठीक है। एक टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे तो 125 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। एक टेस्ट पेपर का यदि आप शुल्क की बात करेंगे तो आपको 10 रुपये प्रति पड़ेगा। यदि 50 टेस्ट का शुल्क की बात करेंगे तो आपको 500 रुपये पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें 6250 प्रश्न आपको वो देखने को मिलेंगे कि 6250 प्रश्न तो आपके ये हैं ही, साथ में जो विकल्पों से आपके प्रश्न बनेंगे, आप सोचिए कि दुगुने से तिगुने ये जाएंगे, यानी कि 6200 है कम से कम आपके पास 15,000 प्लस प्रश्नों का संकलन आपके पास होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा फिर आप पढ़ने के लिए लालायित होंगे। तो ये मात्र उद्देश्य है कि आपकी कहीं चूक ना रहे, जो पंक्तियां हैं वहाँ से चूक ना रहे, कथनों में से कैसे प्रश्न बन सकता है, रचनाओं से कैसे प्रश्न बनता है, एक एक रचनाकार की हम हर रचना को इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों का स्तर सरल भी रहता है, कठिन भी रहता है, मीडियम भी रहता है। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पर कॉल करके समय से आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि सप्ताह में 2 बार आपको टेस्ट पेपर मिलता है, एक रविवार को, एक बुधवार या बृहस्पतिवार को। तो उसमें आपको बीच में 2-2 दिन गैपिंग मिल जाते हैं। जिन टॉपिकों से आपके इस बार प्रश्न गलत हुए हैं, आप उन टॉपिकों पर फोकस कीजिए। तो अगले वाले जो टेस्ट पेपर होगा उसमें हो सकता है कि वो प्रश्न का स्तर बदला हुआ होगा, लेकिन आप फिर भी उसको कवर कर ले जाएंगे। अभी आपका स्कोरिंग यदि 50-50 भी नहीं हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक दिन आप ही होंगे कि इस समय आप क्या है ना कि पर्दे के पीछे हैं। हम रंगमंच के पीछे चाहे कितना गिरे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहली बार जब हम नृत्य करते हैं मंच पे आके, तो वो वाकई में अद्भुत अकल्पनीय होता है। तो इसीलिए आप भी क्या कहते हैं, इस नवीन तथ्यों का देखिए। ये अगर कोई कहे कि हाँ भाई, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या था, तो ये प्रश्न बहुत हो चुके हैं। लेकिन सरल प्रश्न भी हम रखते हैं बीच बीच में, वो इसीलिए रखते हैं ताकि आप उनका भी रिदम ना भूल पाएँ। कमायनी का समय क्या है, कमायनी की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है, कमायनी के रचनाकार कौन है। तो ये प्रश्न भी हम आपको पेपर में मिलते हैं, लेकिन उनका तरीका दूसरा होता है। हम आपको पेपर के लिए हर तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं कि बस अब की जो परीक्षा आए उससे हमारी एक भी चूक ना हो, ठीक है। तो एक भी बिंदु नहीं चूकेगा, क्योंकि प्रश्न इतने अचूक हैं जिसका कोई सिस्टम नहीं है, एकदम मौलिक हैं, नवीन हैं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं उनको देखने के बाद में आगामी आने वाली परीक्षाओं को एनालिसिस करके कि एक्सपर्ट किस तरह से प्रश्न वहाँ पे अगर निराला से प्रश्न बनाएंगे तो किस किस तरह के प्रश्न वो बना सकते हैं, ये हम आपके लिए लेके चल रहे हैं। टॉपिक वाइज हम नहीं करा रहे हैं, पूरा 125 में 125 आपको उसमें टोटल है। आपका काव्य शास्त्र से जो 2-4 प्रश्न आते हैं वो भी है, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, साहित्य है, काव्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, मतलब हर तरीके से हम आपको यहाँ पे पक्का कर रहे हैं। इस समय जब आप 50 टेस्ट पेपर आप दे लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में हमने 150 टेस्ट पेपर देके, यानी कि 6250 प्रश्नों का संकलन करके
जो आपके पास टेस्ट पेपर इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत कुछ हमने अर्जित किया है, किसी एक किताब से आपको वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ में, हमने बता दिया है। तो क्लास को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कोई एक भी सिलेक्शन से वंचित ना रहे। कोई अब ये ना सोचे कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए। और देखिए टेस्ट पेपर का तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइपिंग चार्ज जाता है। ठीक है, और मेरी अपनी जो मेहनत है वो तो मैं आपसे कुछ लेती ही नहीं हूँ, पूरा पढ़ाती हूँ। देखिए आप कंपैरिजन ना कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस कीजिएगा कि पूरा लिटरेचर आपका मैं कवर करा रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बस इतना ही कहती हूँ, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन जहाँ पे देखिए मेरा अपना बस नहीं चल रहा है, क्योंकि टाइपिंग भाई मैं नहीं करा पाती। यदि कोई कैंडिडेट है जो टाइपिंग कर सकता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मतलब एक तरीके से जो आपका इंक्वायरी नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यदि आप में से कोई टाइपिंग कर सकता है तो, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग का चार्ज जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जिनको भी ज्वाइन होना है वो समय से ले लीजिए, क्योंकि फिर आप 10-15 पेपर एक साथ लेंगे तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम 2-2 टेस्ट पेपर देते हैं। आप अगले पेपर तक कम से कम उस पेपर को 2 से 3 बार आप अपनी निगाह से निकाल लीजिए, तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ में। देखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि को कैसे अल्मोड़ा के कोशानी अल्मोड़ा से निकल के प्रकृति के कैसे सूक्ष्म रूप को उन्होंने देखा है। प्रकृति को इतने कल्पनीय रूप से उन्होंने देखा है कि जो प्रकृति के बिल्कुल करीब रहते हैं वर्तमान में वो भी नहीं देख पा रहे होंगे, जितनी सूक्ष्म दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत जी ने देखा है। तो और उसके साथ में जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे उनके काव्य में भी परिवर्तन हुआ है। यकीन नहीं मानेंगे, 4 प्रकार के काव्य सोपानों, उनका जो काव्य है वो 4 प्रकार के 4 स्तरों में विभक्त है, 4 सोपानों में विभक्त है, जिसमें उन्होंने ताज जैसी कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें कितना मर्म झलकता है आप नहीं समझ पाएंगे। यदि पढ़ा है आपने BA MA में तो पक्का आप उनका मर्म समझेंगे। हर तरीके से गांधी पर कैसे उन्होंने सब कुछ लिखा है, क्योंकि एक परिवेश की पुकार होती है, एक समय की जो मांग होती है, उसके अनुसार हर कवि हर साहित्यकार चलता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने जब लिखना शुरू किया था तो अपने गांव के जो आसपास में देखते थे कि आज यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर पहाड़ों में आप देखेंगे तो जैसे इस समय बरसात के दिन चल रहे हैं, तो इस समय जब देखेंगे आप तो रात को देखेंगे कुछ भी नहीं है, और सुबह ही जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बेल लता हो जाती है, तरु हो जाती है, और उसमें भी जो पत्तियाँ हैं वो प्रस्फुटन उनका होने लगता है। तो इस तरीके से देखता है कि जो प्रकृति है वो कितना परिवर्तन होती है। ठीक है, तो इन सब से रूबरू होंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो शेयर कीजिए। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए 9568802463। ठीक है, और अभी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।